Good morning all of you. Welcome to again Arif Hussain math classes for the new chapter inverse trigonometric function. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये नया चैप्टर है और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आरिफ हुसैन मैथ क्लासेस के ऊपर आरिफ मैथ क्लासेस पर चीज़ें जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सीरीज़ डाल दी गई है जो क्लास 11 से रिलेटेड है और क्लास 12 में ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ यही चैप्टर है। तो मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री का मामला जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। आप लोग पूरी फंक्शन की सीरीज 13 लेक्चर उसमें फंक्शन पे भी पढ़े हैं। 11-12 का पूरा लेक्चर जो है वो फंक्शन जो है वो उसी में कवर हो जाएगा। आप लोग देखें आराम से सारे सवाल उसको पढ़ने के बाद में लग जाएंगे और आखिर में शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे कॉलेजेस के बच्चों से शेयर करें। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हम यहाँ के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले सारे बच्चे देख लें कि इसमें इन्वर्स है, इन्वर्स मतलब उल्टा, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसका मतलब ये है कि हमें और इधर उधर नहीं भागना है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे रहना है। और फंक्शन, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ के ऊपर देखें कि सिंपली कोई फंक्शन किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, इसकी डिटेल पूरी देखिए। यहाँ के ऊपर मुझे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर रोशनी डालना है, लेकिन मैं शुरुआत फंक्शन से कर रहा हूँ। लेकिन फंक्शन की पूरी डिटेल जो है वो जो चैप्टर जो लेक्चर पढ़ा हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन का उसके ऊपर उसमें है। उसमें मैं रिलेशन मैंने नहीं पढ़ाया, इसके बाद मैं सोचूंगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ख़त्म कर लूँ तो मैं आप लोगों को रिलेशन भी पढ़ा दूँ। अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये देख रखा है बच्चों, देखो अगर y बराबर यहाँ के ऊपर दे रखा है 12x², तो यहाँ के ऊपर y और x में रिलेशन है। रिलेशन का मतलब ये हो गया कि अगर हम x को कोई वैल्यू देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो y के बराबर होगा, यानी x और y में वो करेस्पॉन्डेंस होगा और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमें चीज़ जो है वो मिल जाएगी। जैसे अगर आपने कहा कि x बराबर 0 दिया तो y बराबर 0 मिलेगा। अगर x बराबर आपने यहाँ के ऊपर ये 1 दिया, मान लीजिए 1, तो यहाँ के ऊपर वैल्यू मिल जाएगी 1 कॉमा और यहाँ के ऊपर ये 12, ठीक है। और इसी तरीके से अगर यहाँ के ऊपर ये -1 देंगे तो बराबर यहाँ के ऊपर ये मिल जाएगा -1 का भी होल स्क्वायर, यहाँ के ऊपर भी 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपकी? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में x बराबर आपने यहाँ के ऊपर ये -1 दिया तो यहाँ के ऊपर ये मिलेगा आपको -1 पर भी 12 मिलेगा और इसके बाद में यहाँ के ऊपर भी जो है वो 12 मिलेगा। आप देख रहे हैं इस चीज़ को। अगर हम इसी तरीके से x को वैल्यू जो है वो देते जाएंगे तो हमको ऑर्डर पेयर जो है वो मिलते जाएंगे। लेकिन आप ये बात देख लें कि अगर हम x को, अब देखिए सिचुएशन समझिएगा, x को अगर हम कोई सिंगल वैल्यू देंगे, यानी अगर 1 देंगे तो भी 12 मिलेगा, -1 ये अलग नंबर हो गया, -1 पर 12 मिलेगा। और मान लीजिए कि x बराबर कोई आदमी यहाँ के ऊपर ये 2 देगा तो 2 का होल स्क्वायर जो है वो यहाँ के ऊपर ये 4 हो जाएगा और 4 से 12 को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 48 आ जाएगा। लेकिन अगर आप -2 दीजिएगा तो भी आपको 48 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 2 अलग नंबर है और -2 अलग नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर कोई भी रिलेशन x और y में लिखा है और अगर x को सिंगल वैल्यू दी जा रही है और y की सिंगल ही वैल्यू मिल रही है तो इसको हम लोग कहते हैं कि यूनिक करेस्पॉन्डेंस है। अगर x और y के बीच में यूनिक करेस्पॉन्डेंस है तो वो फंक्शन कहलाता है। बच्चों देखिए मैंने कहाँ से बात शुरू की, सबसे, और बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि मुझे अभी इन्वर्स पर आना है। सबसे पहले हमने एक रिलेशन लिखा जो x और y में था और उस रिलेशन में x की जगह पर वैल्यू दी और करेस्पॉन्डेंस
जो y का रिजल्ट मिला वो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। और फिर हमने देखा कि किसी भी ऑर्डर पेयर में अगर 2 है तो 48 है, -2 है तो 48 है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर पेयर कहीं पे सेम नहीं है। आप देख लें, कहीं पर फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो है वो सेम नहीं है, यानी इसका मतलब ये कि यहाँ के पर 2 है और यहाँ के पर ये -2 है, यानी x की डिफरेंट वैल्यूज हैं। अगर इस तरीके के ऑर्डर पेयर कहीं पर किसी रिलेशन में y और x के मिलें तो वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। क्या क्यों कैसे फंक्शन रिलेशन कहलाता है? रिलेशन फंक्शन कहलाता है अगर x और y के बीच में यूनिक करेस्पॉन्डेंस है, एक दी एक मिली, एक दी और एक मिली, तो इसका मतलब यह है कि इसको हम लोग कहते हैं यूनिक करेस्पॉन्डेंस। अगर अब आप सुनिए, ये एग्जाम्पल नंबर यहां के पर 1 हुई, इसके बाद में फिर हम लोग यहां के पर एग्जाम्पल नंबर 2 डालें, क्योंकि हम आपको बता दें इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन है, यस इट इज फंक्शन, यह लिखा जाएगा इट इज फंक्शन, यस इट इज यहां के पर फंक्शन, ये फंक्शन है। इस तरीके के ऑर्डर पेयर अगर किसी रिलेशन में x और y के हमको प्राप्त हो रहे हैं तो उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। और अगर दूसरा पॉइंट आप देखिए, अगर हमारे पास में लिखा हुआ y स्क्वायर बराबर यहां के पर ये 12x, ये पलट दिया, स्क्वायर इधर कर दिया, ये कर दिया। अब सारे लोग यहां के पर देख लें कि अगर x की जगह पर आप यहां के पर 3 दीजिए, x बराबर 3 दीजिए, तो इसका मतलब यह है कि y स्क्वायर बराबर हम लोगों को 12 × 3 बराबर 36 मिलेगा। इंप्लाइज दैट y की वैल्यू यहां के पर +-6 मिलेगी। इंप्लाइज दैट इसका मतलब ये 3 के ऊपर हमको +6 भी मिलेगा और 3 के ऊपर ही हम लोगों को -6 भी मिलेगा। हम कहीं पर भी कोई वैल्यू रख लें, हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, हम x को यहाँ के पर ये वैल्यू देते जाएंगे। जैसे हम लोगों ने कहा कि नहीं साहब आप x बराबर जो है वो 3 के बजाय जो है वो 4 दे दीजिए, तो y स्क्वायर बराबर 48 मिलेगा और 48 को 16 × 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इंप्लाइज दैट हो जाएगा y बराबर ± यहाँ के पर 4√3। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डर पेयर मिलेंगे वो 4 के ऊपर जो है वो 4√3 भी मिलेंगे और 4 ही के ऊपर -4√3 भी मिलेगा। आप दोनों में डिफरेंस समझ लें। अगर किसी भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट जो है सेम है, जैसे यहां इसमें कहीं के ऊपर नहीं है, सेकंड कंपोनेंट सेम हो सकता है, सेकंड कंपोनेंट सेम हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। हम चाहे इन ऑर्डर पेयर्स को गौर करें, इसमें भी क्या हो रहा है, यूनिक करेस्पॉन्डेंस नहीं है, यानी जो 3 है इसके ऊपर यहाँ के ऊपर +6 भी है और -6 भी है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ के ऊपर ये 4 ले लें तो 4 ही के ऊपर 2 वैल्यूज हैं, यानी 4√3 भी है बच्चों और 4 भी है। तो ये यूनिक करेस्पॉन्डेंस नहीं है, वहां पर आप देख ले यूनिक करेस्पॉन्डेंस है। तो 2 है तो यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 48 है। अगर -2 है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ के ऊपर -2, यहाँ के ऊपर हमारे पास में इसके ऊपर भी 48 है। ये यूनिक करेस्पॉन्डेंस कहलाएगा। 2 अलग है और -2 अलग है। 2 के लिए 48 और -2 के लिए यूनिक करेस्पॉन्डेंस क्या हो गया, 48। इस तरीके का करेस्पॉन्डेंस जो है ये यूनिक करेस्पॉन्डेंस कहलाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 2 और -2 अलग अलग है, तो 2 पर 48 है तो कोई दूसरा नंबर था उस पर भी 48 हो गया। तो इस तरीके का जो करेस्पॉन्डेंस होता है वो यूनिक करेस्पॉन्डेंस कहलाता है। और यहां पर क्या हो गया, ये यूनिक नहीं है, बल्कि एक ही नंबर पर हमें 2-2 नंबर मिल रहे हैं, एक ही नंबर 2-2 नंबर से जो है वो एसोसिएट कर रहा है। तो सिंपली आप इसकी डिटेल फंक्शन में आप देख लेंगे, लेकिन यहां पर भी आप देख लें कि अगर हमारे पास में कहीं पर कोई भी रिलेशन वेरिएबल्स में लिखा है जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हम उसमें x को वैल्यू देते जाएं और करेस्पॉन्डिंग y मिलता जाए और उनसे हम ऑर्डर पेयर बनाएं, अगर यूनिक करेस्पॉन्डेंस है, कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी 2 ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है तो वो फंक्शन होगा। और अगर हमारे पास में कोई रिलेशन इस तरीके का है कि जिसमें किसी भी 2 ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट सेम है तो हम उसे फंक्शन नहीं कहेंगे। अब आप डिटेल फंक्शन में देखते जाइएगा। फिलहाल हम यहाँ पर काम चलाने के लिए मैंने बच्चों को बता दिया कि
इस तरीके की जो सिचुएशन है वो फंक्शन नहीं होगी, यानी ये फंक्शनल रिलेशन नहीं होगा और ये फंक्शनल रिलेशन होगा। अब बात आगे बढ़ी। इसके बाद में फिर सिचुएशन ये होती है कि जो फंक्शन होते हैं इन बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो उन टाइप से वाकिफ नहीं होते, उन टाइप से अवेयर नहीं होते। अगर हमारे पास में log x लिखा है तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, अगर sin x लिखा है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर ax प्लस b लिखा है तो ये लीनियर फंक्शन है, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा है तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अगर e टू द पावर x लिखा है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी तरीके से डिफरेंट नाम होते हैं फंक्शन के और उनकी पहचान होती है, उनकी अपनी डेफिनेशंस होती हैं। उन्हीं फंक्शंस में जब आप मैपिंग पढ़िएगा तो मैपिंग्स के भी नाम होंगे। अब देखिए बहुत डिटेल में हमें मैपिंग और फंक्शन की नहीं जाना है, मैं अपनी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए बात को आगे बढ़ाता जा रहा हूं। मैप को ही फंक्शन कहते हैं और फंक्शन को ही मैप कहते हैं, यानी अगर फंक्शन की पिक्चर दिखा दी जाए तो वो मैप हो जाता है। हमारे पास में साइन फंक्शन है, हम साइन फंक्शन की पिक्चर दिखा दें, उनको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दें, अभी हम रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे तो वो उसकी मैपिंग हो जाती है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, फंक्शन ही मैपिंग है, मैपिंग ही फंक्शन है। इसके बाद में अगर हम लोग मैपिंग्स देखेंगे तो डिफरेंट टाइप की मैपिंग्स होती हैं। इन मैपिंग्स में एक मैपिंग होती है यहां के ऊपर 1 1, देखिए यहां के ऊपर होता है 1 1, और दूसरी मैपिंग का नाम होता है यहां के पर ऑन टू। अगर आपको ये हम मैपिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर आपको 1 1 पढ़ना है, ऑन टू पढ़ना है, तो ये सब आप हमारा वो वाला फंक्शन रिलेशन और फंक्शन वाला चैप्टर देखिएगा, लेक्चर देखिएगा, उसमें सब चीजें होंगी। लेकिन मैं आपको खाली नाम से अवेयर करा रहा हूं। अभी मैंने क्या कहा कि इस तरीके की सिचुएशन फंक्शन होती है, इस तरीके की सिचुएशन फंक्शन नहीं होती। इसके बाद में फंक्शन ही मैपिंग होता है, मैपिंग ही फंक्शन होता है। उन मैपिंग्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मैपिंग्स होती है। उन मैपिंग्स में एक मैपिंग का नाम 1 1 मैपिंग होता है और एक मैपिंग का नाम ऑन टू मैप होता है, ऑन टू मैप, और ये 1 1 मैप होता है। बात समझ में आ रही है? इसी 1 1 मैप को इंजेक्टिव मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव। ये सब डिटेल मैंने वहां पढ़ा दी है। और इसको हम लोग यहाँ के कहते हैं सरजेक्टिव। ठीक है, ये यहाँ के पर होती है सरजेक्टिव। अब ये सब मैपिंग्स की डिटेल आपको हमारे फंक्शन वाले उसमें चैप्टर में मिल जाएगी। अगर ये 1 1 मैप है और ये ऑन टू मैप है तो इसको इंजेक्टिव और इसको सरजेक्टिव किताबों में लिखा गया है। और आप याद रखिएगा कि अगर कोई भी मैप 1 1 ऑन टू है, क्या है? 1 1 नाम है ये, 1 1 ऑन टू, यानी कोई भी मैप खाली 1 1 है तो इंजेक्टिव, अगर खाली ऑन टू है तो वो सरजेक्टिव, और अगर वो दोनों है 1 1 ऑन टू है तो इसका नाम बच्चों होता है, इसका नाम याद रखना, इसका नाम होता है बाइजेक्टिव। यहां के पर ये होता है बाइजेक्टिव। एक एक बात आप समझते जाइएगा, इन सब की डिटेल्स फंक्शन के लेक्चर में पड़ी हुई है। अगर कोई भी फंक्शन यहां के पर 1 1 ऑन टू, यानी दोनों मैप है, 1 1 ऑन टू मैप है, तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। और याद रखिए, अगर कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है, कोई भी मैपिंग बाइजेक्टिव है, तो वही इन्वर्टेबल होगी। इन्वर्टेबल का क्या मतलब हो गया कि वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, उसको इन्वर्सिबल कहा जाएगा। और अगर कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी वो फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। यहां तक बात पहुंची। अब हमारे लिए जरूरी है कि अब हम आपको ये बताएं कि 1 1 ऑन टू क्या होता है, यानी बाइजेक्टिव क्या होता है। लेकिन हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम आपको इतनी बात बताएंगे कि अगर कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, यानी बाइजेक्टिव नहीं है, तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। जरूरी है कि किसी फंक्शन का अगर हम लोग इन्वर्स निकाल रहे हैं तो पहले हमें यह देखना होगा कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। क्या पहचान है? पहचान ये है, सिर्फ पहचान बताऊंगा मैं, इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये सब डिटेल्स वहां हैं। पहचान ये है कि अगर हमारे पास में y बराबर यहां के ऊपर ये x क्यूब दे रखा है, देख लीजिए इस चीज को, कि अगर y बराबर यहां के ऊपर ये हमारे पास में यहां के ऊपर x क्यूब दे रखा है,
तो आप याद रखिएगा, सिर्फ दो पहचाने बताई दे रहा हूं, ये मैंने वहां पर भी बताई हैं कि अगर हम इसमें y बराबर यहां के पर 1 दें तो x बराबर 1 मिलेगा। y बराबर 1 दें, ये देखिए ये लिखा हुआ है, अगर हम y बराबर 1 दें, देखिए y रेंज होता है और x डोमेन होता है, तो इसका मतलब यह है कि y बराबर 1 दिया गया तो x बराबर 1 मिला। अगर y बराबर यहां के पर -1 दिया गया तो x बराबर जो है वो यहां के पर -1 मिलेगा। अगर y बराबर यहां के ऊपर 2 दिया गया, अगर y बराबर यहां के पर 8 दिया गया, 8, तो x बराबर यहां के पर ये 2 मिलेगा। अगर y बराबर -8 दिया गया तो x बराबर -2 मिलेगा। क्या पहचान है? देखिए एक दो पहचाने हम आपको बताए दे रहे हैं, बाकी डिटेल वहां कि अगर रेंज को एक वैल्यू किसी भी फंक्शन में दी जाए, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल को एक वैल्यू दी जाए, रेंज को एक वैल्यू दी जाए और करेस्पॉन्ड डोमेन भी एक ही मिले, बात समझ में आ रही है? अगर रेंज को एक वैल्यू दी जाए और डोमेन को करेस्पॉन्ड एक ही वैल्यू मिले, रेंज एक दी गई तो डोमेन एक ही मिला, रेंज एक दी गई तो डोमेन एक ही मिला। अगर करेस्पॉन्डेंस रेंज और डोमेन के बीच यूनिक है, सिंगल है, तो ऐसा फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाता है, यानी उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। ग्राफ अगर खींचा जाए, ये सारे बच्चे मेरे बात याद रखेंगे कि अगर हमने यहां के पर ग्राफ खींचा तो y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होगा, यानी अगर हम इसमें x की जगह पर 0 देंगे तो देखिए पहला पॉइंट बच्चों ये मिल जाएगा। अगर हम x बराबर यहां के पर ये 1 देंगे तो देखिए 1,1 यहां के पर ये मिल जाएगा। x बराबर 1 दिया तो y बराबर 1। x बराबर अगर हम लोग -1 देंगे तो y बराबर ये देखिए यहां पर x बराबर अगर हम लोग यहां पर -1 देंगे तो y बराबर यहां के पर ये -1 मिल जाएगा। इसका मतलब -1, -1 होगा। तो अब कोई भी आदमी अगर x बराबर यहां के पर 2 देगा, 2, तो y बराबर 8 मिलेगा। ये देखिए x बराबर अगर यहां के पर ये देखिए ये 2 हो गया और y बराबर 8 का मतलब ये है कि और ऊपर फंक्शन चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो 2 पर 8 ऊपर चला जाएगा, मान लीजिए 8 है ये, तो यहां पर पॉइंट मिल जाएगा 2,8। अगर हम लोग -2 देंगे, देखिए रफ आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, -1 अगर -2 देंगे तो यहां के पर x बराबर अगर हम लोग यहां के पर मान लिए -2 देंगे तो -8 जो है वो यहां कहीं के पर मिलेगा, -2 और माइनस यहां के पर 8। आप देख लें -2, -8 लिखा है। अगर हम इन पॉइंट्स को स्मूथ, ये 0,0 है, 0 देंगे तो 0,0, तो ये पॉइंट ये मिलाइए, ये आ गया, इसके बाद में इसको मिलाइए, ये आ गया, और इसी तरीके से ग्राफ इधर निकल जाएगा। और अगर हम इधर जाएंगे तो देखिए यहाँ के पर ये मिलाया और ये मिलाने के बाद में देखिए ये आ गया, और आगे ये इस तरीके से एरो लगा दिया, एक पॉइंट ये आएगा और एक पॉइंट यहाँ के पर ये आएगा। इस तरीके का ग्राफ y बराबर एक्स क्यूब का आएगा। पहचान हमने ये बताई कि कोई भी फंक्शन अगर 1,1 है या बाइजेक्टिव है तो एक रेंज के करेस्पॉन्डिंग एक ही डोमेन मिलेगा। और अगर आप यहां के पर ग्राफ खींचिएगा तो सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का क्या मतलब होता है कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाए और वो ग्राफ को, कर्व को एक जगह पर काटे, ये पहचान बता रहा हूं आपको, तो वो बाइजेक्टिव होगा, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इस ग्राफ पर ऐसे करके एक लाइन खींची, ऐसे लाइन खींची, या यहां पर एक लाइन खींची, अगर हमने यहां पर लाइन खींची, यहां पर लाइन खींची, तो ग्राफ सिर्फ जो है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो सिर्फ एक जगह ग्राफ को काटेगी। क्या पहचान बताई? पहचान ये बताई कि एक रेंज के करस्पॉन्डिंग एक डोमेन हो तो वो ऑर्डर पेयर ऐसा रिलेशन बताएंगे जो बाइजेक्टिव होगा। और कर्व की पहचान आपको ये बताई कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व इस तरीके का है कि जिसके ऊपर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे और वो हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को सिर्फ एक जगह काट दे, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को सिर्फ एक जगह काटेगी तो इस तरीके का जो कर्व होगा वो बाइजेक्टिव या 1,1 होगा। और मैंने आपको ये बता दिया कि जो फंक्शन या जो मैपिंग्स 1,1 या बाइजेक्टिव होते हैं उन्हीं का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वही इन्वर्सेबल होते हैं, वही इन्वर्टेबल होते हैं। कुछ भी लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया
कि अगर कोई भी फंक्शन है और हम उसका इनवर्स प्राप्त करने जा रहे हैं तो जरूरी है कि वो 1 1 ऑन 2 है। यहां तक बात पहुंची। और 1 1 ऑन 2 की पहचान क्या होगी कि जब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व पर खींची जाए तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को दो जगह जो है ना काटकर सिर्फ एक जगह काटे। अगर एक जगह काटेगी तो वो 1 1 ऑन 2 होगा, यानी वो बाइजेक्टिव होगा। ये पहचान हमने आपको बता दी। इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहते हैं। यहां तक मैंने बात देखिए आपको पहुंचा दी। अब इसको आप पूरा समझ लें और पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम इसके बाद में बात को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो हमारे पास में होता है यहां के पर साइन एक्स। सारे बच्चे देखेंगे कि हमारे पास में यहां के पर हमारे पास एक फंक्शन होता है y बराबर साइन एक्स, जिसका सबसे पहले हम लोगों को इन इनवर्स की जरूरत होती है। अगर हमारे पास में देखिए एक्स एक्सिस बच्चों ये है और इसके बाद में यहां के पर ये वाई एक्सिस जो है वो बच्चों यहां के पर ये है। आप देख रहे हैं इस चीज को, ये हम यहां के पर वाई एक्सिस जो है वो यहां के पर ये है, ठीक है। इसमें अगर हम आपसे ये बात कहें कि y बराबर साइन एक्स का कर्व खींचिए, तो y बराबर साइन एक्स का बच्चों जो कर्व होता है ये 0 होता है और यहां के ऊपर हमारे पास में यहां के ऊपर ये पाई होता है, ठीक है। ये पाई होता है और उसके बाद में यहां के ऊपर जो है वो यहां के ऊपर ये 2 पाई होता है और इस तरीके से ग्राफ इधर बढ़ता जाता है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास में यहां के ऊपर माइनस पाई है और यहां पर हमारे पास में माइनस का यहां के ऊपर ये 2 पाई है, तो ये यहां के पर माइनस के यहां के पर π/2 होता है। और ये देख लीजिए इस चीज को, ये वैल्यू यहां के ऊपर ये देखिए, यहां के पर ये वैल्यू जो है ये +1 होती है और यहां के पर ये हम लोग यहां के पर खींच देंगे और इसके बाद में ये वैल्यू जो है वो यहां के पर ये आ जाती है यहां के पर -1, ये -1 होती है। ये सिर्फ -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है। हमने ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11वें में पढ़ा है, आप देख सकते हैं। तो देखिए ये ग्राफ इस तरीके से उठता है और इस तरीके से यहाँ पर जाता है और इससे नीचे नहीं जाता। यानी इसका मतलब ये है कि इससे नीचे नहीं जाएगा, चाहे वो लेफ्ट में हो और चाहे यहाँ के ऊपर ये राइट में हो। देखो ये π/2 होता है बच्चों और यहाँ के ऊपर ये 3π/2 होता है और 3π/2 के ऊपर ये -1 कर्व आता है। देखिए ये इस तरीके से कर्व जो है वो यहाँ के ऊपर ये निकल जाता है। आप देख लें यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये कर्व इस तरीके से निकलता है। और अगर हम इधर खींचेंगे तो इधर भी आप सिचुएशन आप यहाँ के ऊपर यही समझ लीजिए कि हमारे पास में देखिए ये होता है कर्व और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये माइनस के π/2 होता है। माइनस के π/2 के ऊपर ये देखिए कर्व इस तरीके से यहाँ के ऊपर ये आता है और यहाँ के ऊपर ये पाई पर 0, -π पर 0, 2 पाई पर 0, π/2 पर +1, ठीक है। और उसके बाद में 3π/2 के ऊपर ये जो है -1। यानी जो ग्राफ होगा वो ना तो वह +1 से ऊपर जाता है, ठीक है, और ना +1 से देखिए यहाँ के ऊपर ये ऊपर जाएगा और ना -1 से जो है वो नीचे जाएगा। यानी ये सिचुएशन अगर आएगी तो ये ऐसे आने के बाद में ये इस तरीके से जो है वो निकल जाता है। माइनस के ये देखिए 0 और यहाँ के ऊपर -π होगा और -π के बाद में यहाँ के ऊपर ये वैल्यू जो है माइनस के 3π/2 होगा और ये माइनस का यहाँ के ऊपर ये 2 पाई होगा। ना तो -1 से ग्राफ नीचे जाएगा और ना ग्राफ +1 से ऊपर जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया। ये y बराबर साइन एक्स का कर्व है। ये किसका कर्व है? ये y बराबर साइन एक्स का बच्चों कर्व है। ये y बराबर, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में बता दिया। देखो अगर ये कर्व पूरे एक्स एक्सिस पर बनता चला जा रहा है तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। सब चीज हमने वहां बता दी है, इसलिए सब यहां के ऊपर मैं आपको कम कम हल्का हल्का बताता हुआ आगे बढ़ रहा हूं कि अगर ये कर्व इस तरीके से ये होता हुआ, अगर हमारे लिए आगे भी बोर्ड हो तो ये होता हुआ चला जाएगा, तो इधर भी इसी तरह चला जाएगा। तो इसका जो डोमेन होगा, सारे बच्चे यहां के ऊपर देखेंगे, तो इसका जो डोमेन होगा y बराबर यहां के ऊपर ये देखिए साइन एक्स है, सब लोग मेरे बच्चे देखेंगे। तो इसका जो डोमेन है यानी पूरा एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, यानी x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा तो ऑल रियल्स होगा। और इसके बाद में अगर हम लोग रेंज की बात करेंगे तो हमेशा y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1, ना तो +1 से ज्यादा होगी ना -1 से यहां के ऊपर कम होगी। यहां तक बात पहुंची। अगर हम बाइजेक्टिविटी की बात करें, 1 1 ऑन 2 की बात करें, तो ऐसा कर्व होना चाहिए
कि जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को सिर्फ एक जगह काटे। ये हमने आपको बता दिया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस कर्व में कोई भी लाइन खींचेंगे, आप देख लें इस चीज को, अगर हम कोई भी लाइन पूरे कर्व पर खींचेंगे तो आप देख लीजिए इस चीज को, यहां के ऊपर चाहे ऊपर खींचें तब भी वो 1 2 3 4, और इसी तरीके से अगर हम लोग नीचे खींचेंगे तब भी सिचुएशन क्या हो जाएगी कि वो 1 से मोर देन 1 पॉइंट काटेगी। तो साइन एक्स जो है ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। हम साइन एक्स को बाइजेक्टिव बनाएंगे और इसके डोमेन को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। सब लोग मेरी बात समझ लीजिए। सबसे पहला काम क्या होगा कि जो साइन एक्स है वो बाइजेक्टिव या 1 1 ऑन 2 नहीं है। क्यों नहीं है कि जब हम इसके कर्व के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं तो वो लाइन एक से ज्यादा जगह काट रही है। सिर्फ अगर हम y बराबर साइन एक्स को इनवर्स फंक्शन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले y बराबर साइन एक्स के कर्व को या फंक्शन को हमें 1 1 ऑन 2 यानी बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी उसमें से ऐसा हिस्सा लेंगे और ऐसे हिस्से का कर्व बाहर निकालेंगे कि जो बाइजेक्टिव हो। जब बाइजेक्टिव हो जाएगा तभी इन्वर्टेबल होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया, रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, यहां के बाद देखिए रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ साइन एक्स फॉर मेकिंग बाइजेक्टिव, फॉर मेकिंग बाइजेक्टिव, फॉर मेकिंग बाइजेक्टिव। ठीक है, टेक, अब देखिए क्या हो गया सिचुएशन, अब हमने देखा इसमें तो हम लोगों ने यहां से ये ग्राफ इतना यहां से ये देखिए काट लिया, देखिए इतना ये काट लिया यानी π/2, और इधर से हम लोगों ने यहां के ऊपर क्या काट दिया, यहां से हम लोगों ने ये कर्व काट दिया। आप बात समझें, यानी इसका मतलब ये हो गया कि x जो बिलोंग किया टेक रिस्ट्रिक्ट डोमेन। ठीक है, नाउ टेक x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 और लेस देन आर इक्वल टू π/2। बच्चों देख लो, हम लोगों ने बाइजेक्टिव बनाने के लिए साइन एक्स के फंक्शन को हमने इतना कर्व यहां के ऊपर काट लिया। देखो यहां के ऊपर ये y एक्सिस लिया और ये हम लोगों ने बच्चों यहां के ऊपर x एक्सिस लिया, और इसके बाद में हम लोगों ने यहां के ऊपर क्या किया कि सिर्फ ये देखिए π/2, यहां से हम लोगों ने क्या किया कि ये हम लोगों ने यहां से ये कर्व निकाल लिया और यहां से ये कर्व निकाल लिया, ये यहां से हम लोगों ने निकाल लिया, देखिए ये, और ये यहां के ऊपर ये हम लोगों ने ये निकाल लिया, और ये वैल्यू जो है देख लिया आप, इस ये वैल्यू जो है यहां के ऊपर ये π/2 आ गई, और ये वैल्यू जो है यहां के ऊपर ये जो है ये माइनस के π/2 आ गई। हम लोगों ने सिर्फ इतना कर्व जो है वो इसमें से काट के निकाल लिया। ठीक है, ये हमने नीचे आपको बनाकर दिखा दिया है कि ये यहां के ऊपर ये 0 है बच्चों, और ये π/2 और माइनस के π/2, इतना कर्व हम लोगों ने इसमें यहां से काट लिया। कोई भी आदमी इस कर्व के ऊपर अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगा तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को एक ही जगह काटेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने इतना डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके और इतना कर्व हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये जो कर्व है आप ये समझ लें इस चीज को, तो ये 1 1 ऑन 2 है। क्या है ये यहां के ऊपर ये 1 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव ये है। किस फंक्शन का है? y बराबर यहां के ऊपर ये साइन एक्स का है, 1 1 ऑन 2 है। इसका डोमेन क्या है? तो हमने फॉरन एक्स एक्सिस देखा -π/2 से π/2, तो डोमेन क्या हुआ? डोमेन यहां के ऊपर लिखा गया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 और लेस देन आर इक्वल टू यहां के ऊपर π/2, ये डोमेन हो गया। इसके बाद में कर वही है, सिर्फ क्या किया गया कि सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करके इतना हिस्सा इसमें से निकाल लिया गया। तो यहां के ऊपर जो इसकी रेंज होगी +1 होगी, आप देख लें यहां पर +1 होगी और यहां से ये एक रेंज होगी -1। इसका मतलब ये कि जब आपसे इसकी रेंज पूछी जाएगी, देखिए रेंज पूछी गई तो रेंज डोमेन के बाद देखिए 1, ये किसका कर्व है? इसका 1 1 ऑन 2 है। क्यों 1 1 ऑन 2 है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींची जाए तो सिर्फ एक ही जगह काटेगी, तो ये बाइजेक्टिव हो गया, 1 1 ऑन 2 हो गया। डोमेन क्या है? यहां से यहां तक। रेंज क्या है? -1 से यहां के ऊपर 1, यानी y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1, यहां तक बात आ गई।
अगर हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो ये कर्व हमारे सामने आ गया। अब खास बात बताने आपको जा रहा हूं मैं। खास बात यह है कि इस रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन को हम लोग के डोमेन को, ये देखिए ये डोमेन लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए इस चीज को, और डोमेन हमेशा x होता है और रेंज हमेशा y होती है। रेंज हमेशा y एक्सिस पर होती है और ये जो होती है यहां के ऊपर डोमेन जो है वो यहां के ऊपर हमारे पास में x एक्सिस होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसीलिए डोमेन हमेशा x से रिप्रेजेंट होता है और रेंज हमेशा जो है वो y से रिप्रेजेंट होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपकी? अगर हम फंक्शन को बाइजेक्टिव बना लें, यानी ये बात तय हो जाए कि साहब अब ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है और ये इसका डोमेन है और ये इसकी रेंज है, ये बाइजेक्टिव हो गया। पहचान भी बता दी आपको। अगर डोमेन को रेंज कर दिया जाए और रेंज को डोमेन कर दिया जाए, रेंज को यहां के ऊपर डोमेन कर दिया जाए, अगर रेंज को डोमेन कर दिया जाए तो सिचुएशन क्या हो जाती है कि जो रिजल्टिंग फंक्शन आता है वो इनवर्स फंक्शन होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन क्या होती है कि अगर हम ये बात तय हो जाए कि ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है और इस बाइजेक्टिव का यहां के ऊपर ये डोमेन है और ये यहां के ऊपर रेंज है, तो अगर हम डोमेन को रेंज कर दें, अब देखिए, अब आप देखिए खास बात में आ गया, मैं इनवर्स पे आ गया। अगर हम बाइजेक्टिव डोमेन को रेंज कर दें, यानी x की जगह पर y कर दें, और रेंज को डोमेन कर दें यानी y की जगह पर x कर दें, तो जो रिजल्टिंग मैप होता है, जो रिजल्टिंग फंक्शन होता है, वो इनवर्स कहलाता है। क्या कहा मैंने? अगर हमारे पास में, देखिए अब सिचुएशन समझिए आप इसको, कि अब हम आपको थोड़ा सा यहां के ऊपर मिटाकर यहां पर बताते हैं। देखिए ये चीज अब हम मिटाते हैं, तो अब आप देखिए इस चीज को क्या होगा। यहीं के ऊपर आप देखिए कि अगर हमारे पास में यहां के ऊपर ये देखिए, ये यहां के ऊपर ये एक्सिस है और ये हमारे पास में यहां के ऊपर ये एक्स एक्सिस है, यहां के ऊपर एक्स एक्सिस है, तो हमने आपसे ये बात कही कि ये यहां के ऊपर ये आ गया, तो सिचुएशन यहां के ऊपर क्या आई कि अभी मैंने आप लोगों को लिख के दिखा दिया था कि डोमेन जो है वो यहां के ऊपर x ये है, तो अगर ये रेंज हो जाए, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप जरा आप लोग गौर करिएगा, बल्कि मिटाई तो ज्यादा सही है, यहां के ऊपर इसको मैं रब कर दूं तो ज्यादा आप लोगों की समझ में बात आएगी। देखिए अभी क्या मैंने लिखा था, अभी मैंने यहां के ऊपर ये लिखा था कि जब बाइजेक्टिव था तो डोमेन क्या था, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 और लेस देन आर इक्वल टू यहां के ऊपर ये। तो अगर यहां पर हमारे पास में y बराबर यहां के ऊपर ये sin x है और अगर ये बाइजेक्टिव है, देखिए ये बाइजेक्टिव है, ये मैं फिर से लिख रहा हूं, तो इसका जो डोमेन होगा वो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 और लेस देन आर इक्वल टू यहां के ऊपर π/2 होगा, और रेंज क्या होगी, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू यहां के ऊपर ये 1। ये मैंने आपको बताया था, और ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अगर यही फंक्शन जो है y बराबर साइन इनवर्स x बन जाए, क्या बन जाए कि ये जो साइन x था ये साइन इनवर्स x बन जाए। ये इनवर्स का सिंबल है बच्चों, जो लोग नहीं जानते वो समझ लें, ये -1 पावर नहीं है, यानी ये इनवर्स का सिंबल है। ये जो डोमेन है यहां के ऊपर और जो रेंज है, देखिए ये जो रेंज है यहां के ऊपर, ये डोमेन बन जाए, यानी r ये रेंज थी, ये डोमेन बन गया, यानी जो y था यहां के ऊपर आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1। खास बात देखिएगा, क्योंकि हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल प्लेन फंक्शन होते हैं, तो 6 ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी होते हैं, तो हम 6 की डिटेल आपको नहीं बता पाएंगे। मैंने एक की डिटेल के ऊपर मैं पूरा फोकस यहां के ऊपर कर रहा हूं, बाकी चीजें जो हैं वो मैं सिर्फ मुंह से बता दूंगा, करके नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो 6 दिन फंक्शन ये इनवर्स चलता रहेगा। तो जो रेंज था वो डोमेन बन गया, यानी इसकी जगह पर x कर दिया गया, और जो डोमेन था वो यहां के ऊपर जो है वो रेंज बन जाएगा, और x की जगह के ऊपर आ जाएगा यहां के ऊपर y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 और लेस देन आर इक्वल टू π/2। तो जो y बराबर साइन x फंक्शन है जिसको हम लोग बाइजेक्टिव बना चुके, वो बन जाएगा साइन इनवर्स x। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप बात समझ लें। और उसके बाद में क्या होता है कि
आप देखें यहाँ पर, ये इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारा जो डोमेन है वो यहाँ के ऊपर आप देख लें -1 और +1 बन जाएगा। आप कर्व को भी देख लें, अभी तक क्या था कि जब तक ये फंक्शन y बराबर sin x था, वो एक अलग बात है, उसको 1 1 on 2 बना रहे थे, तो -π/2 और π/2 जो था वो x पर था, और -1 और +1 जो था वो y पर था। अब -1 और +1 x पे चला जाएगा, और जो रेंज वाली वैल्यू है यानी -1 और +1 ये, और ये -π/2 और π/2 जो डोमेन वाली वैल्यू है वो यहां आ जाएगी। यानी हमारे पास में प्लस का π/2 बच्चों ये आ जाएगा, और माइनस का π/2 जो है वो यहां के ऊपर ये आ जाएगा। देखो यहां के ऊपर ये आ जाएगा, यानी जो चीज रेंज में थी वो डोमेन पर आ गई। आपने देखा कि ये -π/2 और π/2 x पर था, ये y पर चला गया। -1 और +1 जो था वो y पर था, ये x पर आ गया, और इसका बच्चों ग्राफ ये हो जाता है। तो इसमें सिचुएशन यहां के ऊपर क्या होती है कि यहां के ऊपर ये ग्राफ ये ऐसे था, कैसे था, ऐसे, तो ये देखिए यहां के ऊपर ये ऐसे पलट कर आ जाता है। देखिए ये सिचुएशन आती है और ये सिचुएशन, और यहां के ऊपर ये ऐसे आता है, और इसके बाद में देखिए ये आता है, और यहां के ऊपर ये देखिए यहां के ऊपर ये ऐसे आ जाता है। ये आप लोग किताबों में देख लीजिएगा, ये ऐसे आ गया। तो ये y बराबर यहां के ऊपर साइन इनवर्स, यहां के ऊपर ये x हो गया, और ये y बराबर यहां के ऊपर ये देख लीजिए सिचुएशन यहां के ऊपर ये, और यहां के ऊपर ये होती है, ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, ठीक है, और ये कैसे आता है, ये ऐसे आता है, ठीक है, और ये ऐसे आके ये ऐसे आ जाता है। तो ये y बराबर साइन x का हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा, -1 और +1 के बीच में हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा x > r = -1 लेस देन r = 1। और इसके बाद में यहाँ के करीब इसकी जो रेंज होगी y > r = -π/2 और लेस देन r = यहाँ के पर ये π/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी इसका मतलब ये हो गया कि अब आपकी आज ये बात समझ में आ गई कि साइन x को साइन इनवर्स x कैसे बनाया जाता है। और ये बात आपके जहन में रहना चाहिए कि जब भी हम लोग y बराबर साइन इनवर्स x की बात करेंगे उसमें x जो है वो -1 और 1 दिखाएंगे, और y जो है वो -π/2 और π/2 दिखाएंगे। अब एक बात और सुन लीजिए, अभी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि हमारे पास में ये जो फंक्शन होता है, देखिए ये साइन x इस तरीके से यहाँ कभी चलता चला जाता है, ये चला जाता है, ऐसे ऐसे इधर से चला जाता है। तो कोई भी बच्चा हो सकता है कि ये बात सोचे कि सर ने जो है वो यहाँ से काट लिया और ग्राफ को यहाँ से काट लिया, और ये बता दिया कि साहब एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ये काटेगी तो एक ही जगह के ऊपर काट देगी। ये जब आप इतना काट लिएगा, बताया सर ने कि यहाँ तक काट लिएगा तो एक लाइन जो है वो यहाँ से काटेगी, और यहाँ पे खींची जाए, यहाँ पर खींची जाए, यहाँ पर खींचे तो काटेगी। तो ऐसा तो आगे के टुक पीसेज में भी हो रहा है कि अगर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर पाई है, और यहाँ के पर मान लीजिए यहाँ के पर ये 2 पाई है, और यहाँ के पर मान लीजिए 3 पाई है, और यहाँ के पर ये 4 पाई है, तो सर ने यहीं पर का पीस क्यों काटा? सर ने ऐसा क्यों नहीं किया कि यहाँ का क्यों नहीं काट लिया? ये यहाँ का काट देते तो यहाँ का पर भी काटने के बाद में वही बात मिलती, या सर ने जो है वो यहाँ पर का क्यों नहीं, ये इतना क्यों नहीं काट लिया, ये बजाय इसके जो इधर का काट लेते तो ये भी वही बात मिलती। आप लोग समझ लें कि आप लोगों की किताब में जो पहला चैप्टर होगा उसमें क्या कहेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल का मतलब होता है लीस्ट। प्रिंसिपल का मतलब होता है लीस्ट। तो चूंकि ये फंक्शन तो पीरियोडिक होता है, सामने की बात ये बिल्कुल सही बच्चा सोचेगा कि आगे भी ऐसे बहुत से रिस्ट्रिक्टेड डोमेन मिलेंगे और उनके कर्व मिलेंगे कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक ही जगह काटेगा। लेकिन सर ने फिर ये क्यों लिया? ये इसलिए लिया गया कि सबसे लीस्ट वैल्यू ली जाती है। अगर हम आपसे ये बात पूछें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कर्व को सिर्फ एक जगह काट रही है, सबसे लीस्ट कौन सा इंटरवल होगा, तो आपका अब क्या जवाब होगा कि हाँ सर सबसे लीस्ट इंटरवल तो सिर्फ यही होगा कि π/2 और -π/2 का कर्व काट लिया जाए, लीस्ट, ये सिर्फ इतना। बाकी आगे के जो इंटरवल होंगे वो -π/2 और π/2 से बड़े हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हमेशा जब भी ब्रांच निकाली जाती है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन करके तो सबसे लीस्ट इंटरवल लिया जाता है, और वही लीस्ट जो है वही लीस्ट प्रिंसिपल कहलाता है। यानी जब भी आप प्रिंसिपल निकालिएगा तो आपको जब भी सवाल में कहा जाएगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, तो हमेशा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि रिजल्ट जो है, रिजल्ट सिर्फ इस रेफरेंस में, इस फ्रेम में लाई करना चाहिए। अगर इसके बाहर लाई कर रहा है, अगर y की वैल्यू जो है वो इसके बाहर लाई कर रही है,
या x की वैल्यू इसके बाहर लाई कर रही है, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? ये बात आपने दिमाग में रखिएगा। जैसे अब फॉर एग्जांपल यहां के ऊपर हम एक एग्जांपल भी लेके आपको बता दें कि एक एग्जांपल जैसे यहां के ऊपर ये है कि आपसे कहा गया कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, आपसे ये बात कही गई कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। मान लीजिए कि माइनस के, देखिए साइन इनवर्स है ये, और यहां के पर माइनस के √3 और अपान यहां के पर ये 2, ये साइन इनवर्स का साइन है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो होता है ये सिंबल होता है खाली इनवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कभी भी पावर -1 नहीं होती। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स x जो है ये कभी भी साइन x टू द पावर यहां के ऊपर -1 नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। जिस तरीके से अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x, तो हम लोग इसको साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ यहां के ऊपर ये सिंबल होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर हमसे ये बात कही जाए, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी, आप बात समझ लें इस चीज को, कि अगर ये आपसे कहा जाए कि फाइंड द प्रिंसिपल, जैसे आपकी किताब में सवाल हो कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस के √3/2, तो सबसे पहले आपका तरीका क्या होगा कि साइन इनवर्स माइनस के √3/2 को यहां के पर आप लिखेंगे लेट, और लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस के √3/2 बराबर यहां के पर ये थीटा। यानी कहने का क्या मतलब हो गया कि जब भी किसी कोई इनवर्स फंक्शन दिया होगा तो आप उसको किसी एंगल के बराबर मानेंगे। तो बेसिकली आपने दिमाग में आप बात रख लें कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब एंगल होते हैं। क्या होते हैं? एंगल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन इनवर्स अगर माइनस के √3/2 बराबर थीटा है, तो जब हम थीटा को साइन के साथ ले आएंगे तो बराबर यहां के पर ये हो जाएगा, देखिए साइन थीटा, और बराबर यहां के पर ये आ जाएगा माइनस के √3/2। स्टेप को आप समझ लें कि अगर कहीं पर साइन, देखिए यहां के पर अगर लिखा हुआ है साइन इनवर्स x बराबर y, ठीक है, तो याद रखिएगा साइन y बराबर x होगा। यानी y जब इसके साथ आ जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा और ये उधर चला जाएगा। इसी तरीके की सिचुएशन यहां पर होगी। और इसके बाद में हर बच्चा मान लीजिए अपने हिसाब से कर रहा है, उसने यहां के पर लिख दिया माइनस के साइन 60 डिग्री, यानी माइनस के साइन π/3। इसके बाद किसी बच्चे ने अपने हिसाब से माइनस के साइन π/3 को यहां के पर साइन, यहां के पर पाई प्लस π/3 कर दिया। क्या कर दिया? पाई और प्लस के π/, और यहां के पर ये 3 कर दिया, पाई प्लस π/3। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा जो है माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है। तो माइनस के साइन थीटा को किसी भी बच्चे ने साइन 180 प्लस थीटा लिख दिया। ये इसके बाद बिल्कुल सही स्टेप है। और उसके बाद में जब दोनों तरफ से कोई बच्चा साइन हटाएगा तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 3π और प्लस पाई, यानी 4π/3। 4π/3 का मतलब ये हो जाएगा कि 240 डिग्री। जब आप इसको 180 रखिएगा तो 3 से जब आप डिवाइड करिएगा तो 60 आएगा, और 60 को जब 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 240 डिग्री आएगा। लेकिन अगर उसने कहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस के √3/2, तो ये आपका आंसर गलत होगा और आपको इसमें 0 मिल जाएगा। आप बात समझ लें, 0 मिल जाएगा। क्यों 0 मिल जाएगा? क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि अगर साइन इनवर्स x बराबर y है, जिस तरीके से यहां के पर साइन इनवर्स x बराबर y ना मान के आपने यहां पर थीटा मान लिया है, आप y मान लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो चाहे y मानिए और थीटा मानिए, अगर साइन इनवर्स x बराबर y या थीटा आप मानेंगे तो ये y जो है वो माइनस के π/2 और π/2 के बीच में लाई करना चाहिए, यानी -90 और +90 के बीच में लाई करना चाहिए। और अगर रिजल्ट -90 और +90 के बीच में नहीं लाई कर रहा है तो फिर वो आपका आंसर गलत माना जाएगा, वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी और आपको 0 मिल जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? और अगर कोई बच्चा बाय द वे इस तरीके से कर रहा है सवाल को, तो फिर क्या किया जाए, यानी इस तरीके से किया जाए कि अगर हम लोगों ने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है और इसको हम लोगों ने यहां पर थीटा के बराबर माना, तो साइन थीटा बराबर बच्चों माइनस के √3/2 करोगे, और साइन थीटा बराबर यहां के ऊपर कर दोगे माइनस के साइन 60 डिग्री यानी π/3 करोगे। इसके बाद में हर बच्चा अगर ऐसा कर रहा है कि साइन माइनस के π/3 की ये दे रहा है, यानी माइनस साइन थीटा जो है वो साइन माइनस थीटा के बराबर होगा। ये सब ट्रिग्नोमेट्री में छोटी छोटी बातें बताई जा चुकी हैं। और जब दोनों तरफ से साइन रिमूव करिएगा तो थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के π/3 यानी माइनस के 60 डिग्री।
अब आप ये बताइए कि माइनस के π/3 जो माइनस के 60 डिग्री है वो इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, क्योंकि ये -90 है और ये +90 है, तो -60 इसके बीच में आएगा, तो ये आंसर सही माना जाएगा और जो ये करेगा उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आपकी आई? ये मैंने आपका यहां पर कंफ्यूजन दूर कर दिया कि जब भी आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाएगी तो जो भी, अभी तो साइन ही चल रहा है और मैंने कह दिया कि अब रोज मैं खाली हर फंक्शन पे तो वो नहीं डाल नहीं पाऊं, लेकिन आप समझ लें कि हर फंक्शन के साथ में ऐसा ही होगा कि अगर y बराबर कहीं पर cos x लिखा हुआ है तो y बराबर cos x का ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए, फिर उसमें से उतना हिस्सा निकालिए रिस्ट्रिक्टेड करके कि जिस पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाए और वो हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक जगह काटे, फिर उस हिस्से के डोमेन को रेंज कर दिए और रेंज को डोमेन कर दिए तो y बराबर आपको cos इनवर्स x मिल जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? यही हालत सारे फंक्शंस के साथ में होगी। तो हम लोग यहां तक पहुंचे। यहां तक पहुंचने के बाद में हमने आपको ये बताया कि अगर हमारे पास में कहीं पर y बराबर साइन इनवर्स फंक्शन है तो ये डोमेन और यहां के पर ये रेंज होना चाहिए, अपने आप दिमाग में रखेंगे। इसके बाद में जो किताब में बातें दी हुई हैं वो सब मैं आपको इस फंक्शन के साथ बता दे रहा हूं कि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन जो है ना हो। यानी जो लिखा है आप समझ लें, लिखा क्या है कि एक मैप यहां के ऊपर ये दे रखा है, देखिए एक मैप यहां के ऊपर ये दे रखा है, आप देख लें इस चीज को, और एक मैप हमारे पास में यहां के ऊपर ये दे रखा है, मैपिंग के थ्रू भी आप देख लें, एक यहां के ऊपर मैप ए है और एक मैप यहां के ऊपर बी है। इसके बाद में यहां के ऊपर ये दे रखा है, मान लीजिए यहां के ऊपर दे रखा है माइनस के π/2 और ये दे रखा है यहां के ऊपर ये दे रखा है प्लस π/2, यहां पर दे रखा है माइनस के π/3, यहां के ऊपर दे रखा है प्लस के π/3 और ये बीच में मान लीजिए यहां के ऊपर ये 0 दे रखा है। ज्यादा नहीं ले रहे हैं, इतना ही ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है माइनस, अगर हमारे पास में जैसे ये यहां के ऊपर ये -1 लिखा है और माइनस के √3/2 लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है, और अगर हम लोग y बराबर साइन एक्स में 60 डिग्री रखें तो प्लस के √3/2 आएगा और 90 पर यहां पर 1 आएगा। और सारे बच्चे याद रखेंगे कि इन दो सेट के ये सब एलिमेंट कहलाएंगे और इन दोनों सेट के एलिमेंट को एसोसिएट करने वाला कोई फंक्शन f होगा और वो है साइन एक्स, यानी ये इसको एसोसिएट करेगा। आप देख लें इस चीज को, ये एसोसिएशन होगा, ये एसोसिएशन होगा, ये 0 से 0 एसोसिएट कराएगा, इस माइनस ये प्लस के π/3 से √3/2 और π/2 से यहां के पर ये 1। y बराबर आप कौन एसोसिएट करा रहा है? कोई फंक्शन करा रहा है और वो है यहां के पर ये साइन एक्स। एक्स में माइनस के π/2 रखिएगा तो साइन -π/2 -1 देगा, ये मैपिंग होगी, ये a और b यानी ये साइन एक्स का मैप होगा। अगर हमारे पास में देखिए ऐसे हो जाए, ये अब देखिए यहां के पर ये ऐसे हो जाए और ऐसे होने के बाद में एक सेट में जो यहां के पर इधर वाली वैल्यू है -1 इधर आ जाए, माइनस के √3/2 इधर आ जाए, 0 इधर आ जाए, √3/2 इधर आ जाए और 1 यहां पर आ जाए, और -π/2 यहां चला जाए और माइनस के π/3 जो है वो इधर चला जाए, 0 इधर चला जाए और इसके बाद में π/3 इधर चला जाए और लास्ट में π/2 जो है वो इधर चला जाए। ठीक है, जो इधर वाला था वो इधर चला गया और इधर वाला जो है वो इधर चला गया। सारे बच्चे देखेंगे कि अगर ये एसोसिएशन है, ये अगर इस तरीके से एसोसिएट हो गया, उल्टा एसोसिएशन हो रहा है, तो जो फंक्शन हमारे पास में यहां के पर y बराबर साइन एक्स था, अब यहां पर एसोसिएशन कराने वाला फंक्शन साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स यहां के ऊपर ये हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? साइन इनवर्स एक्स यहां के ऊपर हमारे पास में इन दोनों यहां के ऊपर एलिमेंट को एसोसिएट कराएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई? तो मैं सारी वो बातें आपको जो है वो बताए दे रहा हूं कि जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक फंक्शन से रिलेटेड। सारे फंक्शन नहीं बता पाऊंगा, सारे फंक्शन का डायरेक्ट रिजल्ट आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि हमारे पास में यहां के ऊपर अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो आपकी किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि जब साइन इनवर्स एक्स यहां पर होगा तो ऐसा बना दिया है उन्हीं ने, और ऐसा बनाने के बाद में यहां के ऊपर उन्हीं ने -1 और यहां के ऊपर ये देखिए यहां के ऊपर 1 कर दिया है और ऐसे एरो लगा दिया है, और ऐसे एरो लगाने के बाद में -π/2 और यहां के ऊपर ये π/2 कर दिया है। आप समझ रहे हैं ना कि साइन इनवर्स का ये डोमेन दिखाया जा रहा है और ये रेंज यहां के ऊपर दिखाई जा रही है,
और ये एसोसिएशन जो है वो यहां के ऊपर दिखाई जा रही है। ये सारी चीजें मैंने आपको किताब की जो है वो बता दी। अब इसके बाद में आप गौर करें बात को कि अगर हमारे पास में, अब देखिए पहला पॉइंट आप देखिए जो आप लोगों को जो है वो याद करना है। क्या याद करना है? आप लोगों को याद करना है कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर भी कोई भी फंक्शन अगर इस तरीके का लिखा हुआ है, यानी पॉइंट नंबर यहां के ऊपर ये 1 है, और पॉइंट नंबर 1 में आप याद रखिए कि अगर आपके पास में यहां के ऊपर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां के ऊपर लिखा हुआ है साइन इनवर्स यहां के ऊपर ये x, और ये लिखा हुआ है बराबर यहां के ऊपर ये y। आप बात समझ लें, साइन इनवर्स x बराबर y लिखा हुआ है और साइन y बराबर यहां के ऊपर लिखा हुआ है यहां के ऊपर x। तो याद रखिएगा कि x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 होगा और लेस देन आर इक्वल टू यहां के ऊपर ये 1 होगा, और यहां पर जो रेंज होगी y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 होगी और लेस देन आर इक्वल टू यहां के ऊपर π/2 होगी। ध्यान दे लीजिए हर चीज पर आप लोग। देखिए साइन इनवर्स x बराबर y, तो अगर ये इनवर्स है और यहां पर x है, ठीक है, तो x जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, और इसके बाद में साइन y बराबर अगर x लिखा है तो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 और लेस देन आर इक्वल टू यहां के पर π/2 लाई करेगा। सुनिए मेरी बात को, इसमें अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, क्या मान लें कि इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 माने, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, और सारी चीजें देखिए आपके सामने रखी हुई हैं, और इक्वेशन 2 से x की वैल्यू साइन y इक्वेशन नंबर 1 में रख दें। तो देखिए हमने लिख दिया यहां के पर पुटिंग x फ्रॉम इक्वेशन नंबर यहां के पर ये 2 इनटू इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में क्या लिखी हुई है? y बराबर साइन इनवर्स x लिखी हुई है। बात को गौर करिएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि x की ये वैल्यू साइन y, x की ये वाली वैल्यू साइन y यहां पर रख दी उठाकर, तो यहां के पर साइन y कर दिया। तो साइन इनवर्स साइन y बराबर क्या मिल गया? y। देखिए फार्मूला मिल गया। आप बात समझ लें इस चीज को, रुक रुक के मेरी बातों को समझ लें कि ये आप लोगों को रिलेशन पता है कि अगर साइन इनवर्स x बराबर y लिखा हुआ है तो हमेशा x -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, और अगर हम इनवर्स हटा दें y को इधर कर दें तो x उधर चला जाएगा, और हमेशा जो y है वो -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और x की ये वैल्यू साइन y यहां उठाकर रख दें तो साइन इनवर्स साइन y बराबर यहां के पर y मिल जाएगा। ये फार्मूला मिल गया। देखो ये फार्मूला मिला, क्या मिला? साइन इनवर्स साइन y। अब चाहे साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हो और चाहे साइन इनवर्स साइन यहां के पर कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर y लिखा होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? यहां के पर y के बराबर हो जाएगा। और सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि y हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा। इसको सारे बच्चे बॉक्स में कर लें, और ये फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होगा। पहले इनवर्स हो और फिर साइन लिखा हो और फिर y लिखा हो या थीटा लिखा हो तो ये थीटा के बराबर होगा, और थीटा हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा। इस पॉइंट को बिल्कुल गौर से समझ लीजिए। इसी तरीके से अगर हम यहां के पर ये करें कि पुटिंग यहां के पर y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यानी पुटिंग y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन 2, और अगर हम इनटू इक्वेशन 2 कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? फिर हमारे पास में यहां के पर ये देख लिए साइन y बराबर x बच्चों दे रखा है, फिर हम लोगों ने यहां के पर साइन लिखा, और जो y लिखा हुआ था उस y की जगह पर हम लोगों ने साइन इनवर्स x रख दिया। तो वैल्यू हम लोगों ने यहां के पर रख दी साइन इनवर्स x, किसके बराबर आ गया? x के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या फार्मूला बना कि अगर साइन इनवर्स पहले है और साइन बाद में है तो जो भी चीज वेरिएबल यहां पर होगा वो वेरिएबल यहां पर आएगा। लेकिन खास बात आप समझ लें, अगर पहले इनवर्स होगा तो जो रिजल्ट है वो -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा, और अगर इनवर्स बाद में होगा तो वो रिजल्ट होगा तो इसके बराबर, लेकिन यहां पर x जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। इसको भी बॉक्स में आप कर लें, और ये दोनों फार्मूले मैंने आप लोगों को ड्राइव कर दिए। आप समझ लें इस चीज को कि ये दोनों फार्मूले आप लोगों को ड्राइव कर दिए गए हैं। आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है, ये रिजल्ट भी आप लोगों को याद रखना है, और ये चीजें याद रखना है। और ये खास करके पहचान आपको याद रखना है कि पहले इनवर्स हो और बाद में प्लेन फंक्शन हो और वेरिएबल हो
तो वो वेरिएबल यहां पर भी आएगा, क्योंकि बातों में तो देखिए फर्क तो है नहीं, लेकिन ये आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन याद रखना पड़ेगा। और यहां पर आपको अगर साइन पहले हो और इनवर्स फंक्शन बाद में हो तो वेरिएबल तो वैसे ही आएगा, लेकिन यहां पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो -1 और 1 के बीच में होगा। ये मैंने पूरा साइन का केस आपको यहां के ऊपर बता दिया। बात आप समझ लें कि पूरा साइन का केस मैंने आप लोगों को यहां के ऊपर जो है वो बता दिया। अब मैं कॉस का केस आप लोगों को पूरा नहीं डिफाइन करूंगा, लेकिन पूरी थ्योरी कॉस के ऊपर वही काम करेगी कि हम पूरे कॉस का फंक्शन देखेंगे, कॉस एक्स का, उसमें से रिस्ट्रिक्शन निकालेंगे, बाइजेक्टिव बनाएंगे, फिर हम डोमेन को रेंज कर देंगे और रेंज को हम लोग जो है वो डोमेन कर देंगे, और जो रिजल्ट मिलेगा वो यहां के ऊपर इनवर्स फंक्शन होगा। तो आप लोग इस इनवर्स फंक्शन को यहां के ऊपर देख लीजिएगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लिप आपके पास में आएगी वो बचे हुए 5 फंक्शंस पर आएगी, और जो रिलेटेड जानकारियां हैं हम उनसे आपको अवेयर कराएंगे कि इसमें क्या मामलात होते हैं। और मैंने आपको ये बहुत कायदे से एक इनवर्स फंक्शन जो है वो पूरा बता दिया। यह सारी चीज पूरा आप किताब में बैठ के देख लीजिएगा, अब आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप cos x का देखिएगा, इसी तरह tan x को निकालिएगा, फिर cot x को निकालिएगा। और अगर आपके फंक्शन के ग्राफ ना समझ में आए तो हमने एक लेक्चर 11वें में डाला है, इसके पहले आप देखिएगा कि ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनको आप लोग देख लीजिएगा, ग्राफ आपकी समझ में आ जाएगा। और रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। तो इस वादे के साथ में इस क्लिप को मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं कि आप लोग देखना शुरू करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।